दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो इस बात पे है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक यात्रा निकाली है। आप सबने सुना होगा राहुल गांधी के पैदल यात्रा के बारे में, और भी कई सारे देश के अलग अलग नेताओं के पद यात्रा के बारे में। लेकिन ये जो पद यात्रा है जो नीतीश कुमार जी ने निकाली है और जिसका नाम उन्होंने प्रगति यात्रा दिया है, आज की इस वीडियो में बात उसी पे होगी। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और अभी के अनुसार उसके मुख्यमंत्री होंगे माननीय नीतीश कुमार जी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएं। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रगति यात्रा, जैसा कि इस यात्रा के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस यात्रा में बिहार के प्रगति की बात होगी। यानी कि एक ऐसी यात्रा जो मुख्यतः इस बात पे फोकस करेगी या फोकस रहेगा कि आखिर बिहार की प्रगति को कैसे वो उस मुकाम तक ले जाएं जिस मुकाम पे पहुंचाने की एक्सपेक्टेशन नीतीश कुमार जी से बरसों से रही है। आप सबको पता है कि नीतीश कुमार जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में बने थे और उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जिस तरीके से बिहार में सुशासन को स्थापित किया था, बिहार में विकास के कार्यों को किया था, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता या कोई भी उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने उस कार्यकाल में बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके 5 साल के उस कार्यकाल के बाद से विकास में, जैसे प्रगति और विकास की जो यात्रा थी वो थम सी गई थी और उसके कई सारे मुख्य बिंदु थे जिसके वजह से बिहार की जो प्रगति की यात्रा थी वो कहीं रुक गई, थम गई। उसमें एक जिम्मेदार नीतीश कुमार जी को भी कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी 2005 से लेके अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में अगर 2-3 महीने का कार्यकाल जो जीतन राम मांझी जी का था, अगर उसको हटा दें, यानी कि जीतन राम मांझी जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय नीतीश कुमार जी को ही जाता है। उन्होंने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। अगर उस कार्यकाल को हटा दें तो नीतीश कुमार जी 2005 से लेके अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 2005 के उनके कार्यकाल के बाद से बिहार में विकास की जो प्रगति रुक गई थी, एक बार ऐसा फिर से प्रतीत हो रहा है कि बिहार में उसी प्रगति की यात्रा को नीतीश कुमार जी अपने पदयात्रा से, प्रगति यात्रा से वापस से शुरू करने का मन बना चुके हैं और इसीलिए उन्होंने पूरे बिहार में प्रगति यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वो प्रगति यात्रा करेंगे, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, बिहार वासियों से मिलेंगे और उनके प्रगति और विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके अलग अलग मायनों को समझेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे बिहार में वो जो रुकी हुई प्रगति है, जो विकास है, उसको एक बार फिर से शुरू किया जा सके और अब की बार ऐसा शुरू हो कि वो प्रगति और वो विकास की यात्रा फिर कभी ना थमे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रगति यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं। प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से शुरू हो चुका है और यह 28 दिसंबर तक चलेगा और इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। अब चूंकि ये 5 दिनों का प्रगति यात्रा या पद यात्रा है जिसमें वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलेंगे, क्या हुआ जिसके वजह से नीतीश कुमार जी को ये प्रगति यात्रा करना पड़ रहा है, हम इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इसके राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए और नीतीश कुमार जी को ऐसा लग रहा है कि उनका इस बार मुख्यमंत्री बनना काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, इसी वजह से उन्होंने अपने माहौल को अपने अनुकूल बनाने के लिए इस प्रगति यात्रा को निकाला है। हो सकता है कि ये सही भी हो कि उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके और माइलेज के लिए ये प्रगति यात्रा कर रहे हो, लेकिन ये पहली बार है जब एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने प्रगति यात्रा या इस तरह की किसी यात्रा को निकालने का ऐलान किया है और निकालने का मन बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये प्रगति यात्रा शुरू भी कर दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि इसके राजनीतिक मायने के अलावा और भी कई सारे मायने हैं।
राजनीतिक मायनों को भी अगर हम समझें तो एक बार को ये कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनाने के लिए और सरकार को और ज्यादा तरीके से और सशक्त तरीके से 2025 में बिहार के विधानसभा में जीत दर्ज कराने के लिए, जीत दिलाने के लिए भी ये प्रगति यात्रा की जा रही है। आप सबको पता है कि 2020 में जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे, जिसके कारण जेडीयू ने 2020 में 48 सीटें जीते थी, जबकि बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे, जिसके कारण बीजेपी ने 84 सीट दर्ज की थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, यानी कि जो लोकसभा चुनाव इससे पहले हुआ था, उसमें भी एनडीए के साथ होते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। 2025 का विधानसभा चुनाव होना है और 2024 का लोकसभा चुनाव ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में अगर देखें तो उस तरीके की जीत नहीं मिली, क्योंकि एनडीए को, यानी कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी, इन तीनों को मिला के भी बिहार में लोकसभा में एनडीए टोटल 30 सीटें जीत पाई। एनडीए को ऑलमोस्ट 10 सीटों का लॉस हुआ और इसके वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में भी विधानसभा चुनाव में एनडीए को उस तरीके की सीट नहीं मिलेगी जैसा उन्हें 2020 में मिला था। चूंकि 2020 की जो चुनावी परिणाम थे उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में एनडीए आ सके और उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके 2025 के चुनाव में, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ये प्रगति यात्रा लेके निकले हैं, जिसको उन्होंने 23 दिसंबर से शुरू कर दिया है और जिसका समापन 28 दिसंबर को वो करेंगे। ये तो हो गए दोस्तों इसके राजनीतिक मायने, लेकिन अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं या ये समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति के अलावा आखिर वो कौन से कारण हैं, या इस प्रगति यात्रा से बिहार को वाकई अपनी प्रगति और विकास में क्या मदद मिल सकती है। कहते हैं कि जब राजा अपने प्रजा के बीच जाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है या इस बात का पता चलता है कि मेरी प्रजा को किन चीजों की आवश्यकता है, या मेरी प्रजा को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी प्रजा सुखी, स्वस्थ इत्यादि रह सके या हो सके। इस प्रगति यात्रा से नीतीश कुमार जी को ये भी पता चलेगा कि आखिर बिहार के लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं, बिहार के लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बिहार के सरकार से और मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑलमोस्ट 19 साल, 18-19 साल यानी कि 2 दशक के आसपास हो चुका है सत्ता में बने हुए, और ये पहली बार है जब वो किसी यात्रा को कर रहे हैं, जब वो डायरेक्टली लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, चुनावी सीजन को छोड़ दें तो। और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि उन्हें इसके साथ या इस यात्रा के दौरान शायद एक बार फिर से वो एहसास हो, उन बातों का पता चले कि बिहार के लोगों के लिए बिहार की प्रगति के मायने क्या है, बिहार के लोगों के लिए प्रगति और विकास के मायने क्या है, और जो प्रगति और विकास रुका हुआ था या जैसे थम सा गया था, वो एक बार फिर से उसे शुरू करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आप सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने बिहार को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया था। अगर उस पैकेज का यूटिलाइजेशन करना है और बिहार को एक बार फिर से प्रगति के रास्ते पे अग्रसर करना है, तो उसके लिए लोगों के एस्पिरेशंस जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो क्या एस्पिरेशंस हैं या किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम सबको पता है कि बिहार में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पे वाकई में बदलाव, विकास और प्रगति की बहुत जरूरत है, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि शिक्षा, इससे इतर और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहां पे की प्रगति और विकास की जरूरत है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, इकोसिस्टम और जो संस्थाएं हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। जब मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य और शिक्षा की दोस्तों, तो उसके हाल या यूं कहें कि आलम ऐसा है कि स्वास्थ्य की स्थिति वाकई बिहार में काफी खराब है। ठीक वैसा ही आलम कुछ शिक्षा व्यवस्था का भी है। इससे इतर बिहार में जिस तरीके से अलग अलग इकोसिस्टम्स या अलग अलग जो संगठन है, जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, उन सब में जिस तरीके का करप्शन है, जिस तरीके का अफसरशाही है, उन सभी में ट्रांसपेरेंसी लाने की बेहद जरूरत है।
और शायद ये चीजें नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से तब पता चले और उनको अंदर से झकझोरे जब वो लोगों से मिलेंगे, जब लोग अपने दर्द बयां करेंगे, उनको बताएंगे कि आखिर लोगों को क्या परेशानी है, किन किन व्यवस्थाओं से परेशानी है, किस तरीके के सिचुएशन या परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। उन सब से एक बार फिर वो अवगत हो सकें और उसमें बदलाव लाने का प्रयास कर सकें। इस प्रगति यात्रा का ये भी एक मायने है दोस्तों, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस प्रगति यात्रा से क्या वाकई नीतीश कुमार जी अपने दोनों मकसदों को पूरा करने में या उसे प्राप्त करने में कामयाब हो पाते हैं। वहीं बिहार के लोग क्या वाकई में नीतीश कुमार जी के अंदर एक बार फिर से वो फायर जगा पाते हैं, जो फायर हमने उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन में देखा था जब वो पहली बार सत्ता में आए थे, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में सुशासन को स्थापित किया था, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में घर घर तक, गांव गांव तक बिजली, सड़क, पानी इत्यादि पहुंचाने का काम किया था, जिस तरीके से उन्होंने आंगनबाड़ी, आंगन सेविका इत्यादि कार्यक्रमों को शुरू करके और बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास किया था, क्या एक बार फिर से वो इन सारे कामों को शुरू कर सकते हैं? इससे इतर क्या वो बिहार में और भी अलग अलग विकास के आयाम को ला सकते हैं, विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी ला सकते हैं? क्या वो एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं? क्या वो एक बार फिर से लोगों के लिए इंडस्ट्रीज इत्यादि बिहार में लेके आ सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि क्या वो अपने राजनीतिक माइलेज को भी प्राप्त कर पाते हैं? क्या वो एक बार फिर से 2020 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके और बिहार के मुख्यमंत्री बन पाते हैं? ये सारी चीजें उनके इस प्रगति यात्रा से जुड़ी हुई हैं और आने वाले कुछ समय में वो सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार जी को इस प्रगति यात्रा से क्या फायदा होता है और नीतीश कुमार जी के इस प्रगति यात्रा से बिहार के लोगों को क्या फायदा होता है। दोस्तों, हमने देखा है कि सिचुएशन या चीजें कुछ हद तक बदलनी शुरू हो गई हैं। हमने विगत समय में देखा कि कैसे एशियन हॉकी विमेंस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, सक्सेसफुल आयोजन हुआ, और जिस तरीके से लोगों की हुजूम हॉकी मैच को, उस हॉकी टूर्नामेंट को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी, वो भी काबिले तारीफ था। जो भी प्लेयर्स और जो भी लोग बाहर से वहां आए थे, उन सब ने बिहार के व्यवस्था को, जो व्यवस्था उस टूर्नामेंट के दौरान थी, उसकी तारीफ की थी। उसके बाद जिस तरीके से और भी 2 टूर्नामेंट 2025 में होने वाले हैं इंटरनेशनल, उससे कई सारी उम्मीदें हैं। अगर इसी तरीके से वो और भी इंटरनेशनल मैचेस, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो या और भी चीजों से रिलेटेड हो, उससे बिहार की छवि में, बदलाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन या थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ेगा। इसके अलावा जब लोग बाहर से आएंगे तो शायद उनका परसेप्शन भी चेंज होगा। इससे इतर दोस्तों, जब लोग बाहर से आएंगे, बिहार की व्यवस्थाओं को देखेंगे और पाएंगे कि नहीं, उन्होंने जो सुना है या उनके मन में जो ख्याल है, बातों को सुन के दूसरों के द्वारा, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या ऐसे, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा। और उस बदलाव को जब वो दुनिया को बताएंगे तो शायद जो लोग इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की चीजें चलाते हैं, एमएनसी, वो सभी बिहार में आने का एक प्रयास करें। और उस प्रयास में सबसे बड़ा जो माध्यम हो सकते हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। क्योंकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अगर नीतीश कुमार जी सच में ये चाह लें कि उन्हें बिहार में प्रगति की मार्ग को आगे बढ़ाना है, बिहार के विकास को आगे ले जाना है, बिहार को आगे ले जाना है, बिहार वासियों को आगे ले जाना है, और अगर वो अपना 100% देंगे तो शायद बिहार में एक बार फिर से प्रगति और विकास की जो यात्रा, जो थम सी गई है, वो शुरू हो सकती है। ये सब हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा दोस्तों, जैसे जैसे 2025 बीतेगा, जैसे जैसे 2025 में समय बीतेगा, वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2025 के जो चुनाव होंगे उसके नतीजों से भी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वाकई प्रगति यात्रा से नीतीश कुमार जी को और एनडीए को कितना फायदा होता है, और बिहार के विकास के लिए भी ये प्रगति यात्रा क्या वाकई में बिहार की प्रगति को प्रशस्त कर पाता है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।